हमारा जो टाइटल है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015 और उसमें सीएनसीपी से रिलेटेड प्रोविजंस की बात की गई है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक स्पेशल लॉ है जो बच्चों को की केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। इस एक्ट में प्राइमरीली 2 कैटेगरी के बच्चों की बात होती है, जो बच्चे इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं और वो बच्चे जो इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। यहाँ पे एक और कैटेगरी के बच्चों की बात होती है, जो बच्चे इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले तो हैं लेकिन उनका आगे पीछे कोई नहीं है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे जो ड्यूअल स्टेटस रखते हैं, जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले भी हैं और वही बच्चे इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले भी बच्चे हैं। तो जब हमारे दिमाग में आता है ये कॉन्सेप्ट, हम देखते हैं चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो क्या आता है आप लोगों के दिमाग में? क्या क्या कौन होते होंगे ये बच्चे इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले? अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि आप में से कुछ लोग अनम्यूट करके या चैट बॉक्स को यूज करके उसमें लिखें, जब हम चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, वो कौन बच्चे हैं? कोई भी अनम्यूट करके बताइए। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक और रिक्वायरमेंट होता है, जब अनम्यूट करने को बोला जाता है तो अनम्यूट करके आपको बताना होता है या फिर चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे हम उतने अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो मैं ये पूछ रही थी कि सीएनसीपी जब आपके दिमाग में आता है तो वो कौन से बच्चे आते हैं? हेलो मैम, जिन बच्चों को बेसिक नीड्स हैं जिनकी फुलफिल नहीं हो रही, अच्छा, उनको हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैम जैसे कि कोई भी बच्चा है, उसको खाने के लिए हम हाइजीनिक एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा, उसको खाने पीने के लिए कुछ घर में जैसे हम कहते हैं प्रॉपर हेल्दी फूड नहीं मिल पा रहा, या एटलीस्ट उसके पेरेंट्स नहीं है, या ऑर्फन भी हो सकता है ऐसे में। ठीक है, और कोई भी ऐड करना चाहेगा इसमें, जैसे शालिनी मैम ने बोला? चैट बॉक्स नहीं देखा, कोई और बोलना चाहेगा? चैट बॉक्स में होगा तो आशुतोष आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि हाँ जी, इसमें 3 तरह के बच्चे आते हैं। जी सर। एक तो है जो अबंडन्ड है, ठीक है सर। एक सरेंडर्ड है, और एक जिनकी प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं हो रही, या हु आर लाइकली टू बी यूज्ड फॉर अ क्राइम और अगेंस्ट whom some crime has been committed. वेरी नाइस सर। और कोई ऐड करना चाहेगा स्पेसिफिक? यस मैम, मैं कंचन वाला, CWC गुरदासपुर। जी मैम बताइए। मैम जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, लवारिस हैं, और जिनके पेरेंट्स उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन ठीक से नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। और कोई बताना चाहेगा जब हम सीएनसी? हेलो मैम, प्रोमिला हियर। मैम जो बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन होती है उनको भी चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसके अलावा जो चाइल्ड लेबर वाले बच्चे हैं, बेगिंग में इंडक्ट किए जाते हैं, उनको भी केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। तो मैम ने बोला कि ऑर्फन अबेंडन सरेंडर तो है ही सीएनसीपी, लेकिन वो बच्चे जिनका मॉलेस्टेशन होता है, जिनके साथ किसी तरीके का अब्यूज होता है, वो भी सीएनसीपी बच्चों की कैटेगरी में गिने जाएंगे। या फिर वो बच्चे जो किसी तरीके के काम में इन्वॉल्व हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में है या कोई और एम्प्लॉयमेंट में बच्चा इन्वॉल्व है, तो वो भी सीएनसीपी की कैटेगरी में होगा। ऐसे ही जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, चाइल्ड मैरिज वाले बच्चों को भी केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, कहा गया है। तो जो जेजे एक्ट है, जेजे एक्ट का सेक्शन 2 का सब सेक्शन 14 एक पूरी डिटेल लिस्ट बताता है सीएनसीपी बच्चों के बारे में। तो इन्होंने 12 ऐसी कैटेगरीज को डिफाइन किया है, जो बच्चे इन कैटेगरी में अगर फॉल करते हैं तो वो सीएनसीपी बच्चे हैं। तो हम वो कैटेगरीज देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने बताया, वो बच्चे जो बिना बेघर हैं,
जो जिनके पेरेंट्स नहीं है, बेघर रह रहे हैं, वो बच्चे सीएनसीपी हैं। जो बच्चे, जैसा प्रोमिला मैम ने बोला कि चाइल्ड लेबर के कॉन्ट्रावेंशन में इन्वॉल्व है, मतलब कि ऐसा बच्चा जो 14 साल से कम का है, वो किसी भी तरीके का अगर काम कर रहा है तो वो सीएनसीपी बच्चा है। ऐसे ही 14 से 18 साल तक का बच्चा अगर किसी हैजार्डस ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो भी एक सीएनसीपी बच्चा है। मैम ने बिल्कुल सही बोला, वो बच्चा जो भीख मांग रहा है वो सीएनसीपी है, या रोड स्ट्रीट में रह रहा है, भीख नहीं मांग रहा, उसके पेरेंट्स मांग रहे हैं और वो सड़क में रह रहा है, बंजारों का जैसे बच्चे होते हैं, तो वो भी सीएनसीपी की कैटेगरी में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में कवर होता है। अब हम देखते हैं ऐसा बच्चा जो कुछ ऐसे लोगों के साथ रह रहा है जो या तो उसको कुछ किसी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, या उसके साथ अब्यूज कर रहे हैं, या उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, सर्दियों का मौसम है, उन्हें सर्दी से मतलब वेदर एप्रोप्रिएट कपड़े नहीं पहनाएंगे, बीमार बच्चे पड़ रहे हैं दवाई नहीं खिलाएंगे, वो किसी भी कारण से ऐसा कर सकते हैं। तो वो बच्चे जो ऐसे लोगों के साथ रहे हैं वो भी सीएनसीपी की कैटेगरी में गिने जाते हैं। फिर ऐसे बच्चे जो ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं कि वो लोग बच्चों को डराते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारा अब्यूज कर देंगे, ठीक है, उनके साथ जो बच्चे रह रहे हैं वो भी सीएनसीपी की कैटेगरी में है। या फिर जिन बच्चों का अब्यूज हो रहा है, नेग्लेक्ट हो रहा है, जैसे मैं आपको अगर इसमें बताऊं कि जैसे अगर कोई फैमिली है, वहां पे आपस में हस्बैंड वाइफ का बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, बच्चे के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, बहुत वेल टू डू फैमिली से हैं, तो वहां का जो वो रहने वाला बच्चा है वो भी सीएनसीपी की कैटेगरी में गिना जाएगा। भाई पेरेंट्स तो हैं लेकिन पेरेंट्स उस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसा बच्चा भी सीएनसीपी कैटेगरी में गिना जाएगा। इसी के साथ वो बच्चा जो मेंटली और फिजिकली मतलब डिफरेंटली एबल्ड बच्चा जो है, जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है, ठीक है, जिसका कोई देखने भालने वाला नहीं है, उसकी टेक केयर करने वाला नहीं है, तो वो बच्चा भी सीएनसीपी की कैटेगरी में गिना जाएगा। फिर एक कैटेगरी और बात की गई है, ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जहां पे पेरेंट्स आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो किसी कारण से भी हो सकता है, कोई बहुत ही लंबी बीमारी से अगर पेरेंट्स ग्रसित हैं और वो बच्चे का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो वाला बच्चा भी सीएनसीपी की कैटेगरी में गिना जाएगा। फिर जैसे आप लोगों ने बताया जिनके पेरेंट्स नहीं है या उनके जो गार्जियंस हैं उन्होंने उन्हें अबंडन कर दिया है, ठीक है, छोड़ दिया है कहीं, वो सीएनसीपी की कैटेगरी में गिना जाएगा। जो बच्चा मिसिंग है या घर से भाग गया है, वो बच्चा भी सीएनसीपी की कैटेगरी में जेजे एक्ट के अंदर में कवर किया गया है। जो बच्चा जिसका अब्यूज हो रहा है और जिसका अब्यूज होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो ऐसा कैसे कौन बच्चे हो सकते हैं, जैसे कि जब जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके बच्चे वो उस एरिया में रह रहे हैं तो उनके चांसेस बहुत हाई हैं कि उन बच्चों का अब्यूज हो। या फिर कई बार जैसे हमारे दिल्ली में एक एरिया था यमुना पुष्टा करके, वो जो स्लम था वहां पे ड्रग एडिक्शन का बहुत ज्यादा बहुत ड्रग एडिक्शन बहुत ही ज्यादा था, तो वहां पे रहने वाले बच्चे, ऐसी सिचुएशन में रहने वाले बच्चे भी सीएनसीपी कैटेगरी में गिने जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे मैंने आपको ड्रग्स का बताया, इसी के साथ बच्चे ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पे जो क्रिमिनल एरिया है, जहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो जो क्रिमिनल्स हैं, तो उस सिचुएशन में जो बच्चे रह रहे हैं वो भी सीएनसीपी की कैटेगरी में गिने जाते हैं। फिर जेजे एक्ट ने ये कहा कि जो बच्चे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, जिसके विक्टिम है, या नेचुरल क्लाइमेटी के विक्टिम है, वो भी सीएनसीपी की कैटेगरी में गिने जाएंगे। सपोज कहीं बाढ़ आ जाती है या कहीं अर्थक्वेक आता है, तो उस एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, सीएनसीपी की कैटेगरी में। जैसे मैम ने बोला, प्रोमिला मैम ने बोला, जिन बच्चों का चाइल्ड मैरिज हो रहा है, ठीक है, वो तो है ही सीएनसीपी, लेकिन जो जैसे कोई एक गांव है, उस गांव में बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, अब किसी एक या दो बच्चे की नहीं हो रही लेकिन वो रिस्क में है, वहां चांसेस हाई है कि उन बच्चों का भी शादी हो जाएगी, तो वो जो उस रिस्क में जो रह रहा है वो भी सीएनसीपी की कैटेगरी में गिना जाएगा।
तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, 12 कैटेगरीज जो जे एक्ट ने मेंशन की गई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो जे एक्ट में कैटेगरीज की बात की गई है ना, ये इंडिकेटिव है, इनके बियॉन्ड भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है जो यहाँ लिखा है वो ही हो सकता है। अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ऐसा लगता है कि सारी चीज सही है लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई डिफरेंट कैटेगरी है, तो उसको भी वो सीएनसीपी डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि कौन प्रोड्यूस करता है एक सीएनसीपी बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने? आप लोगों के पास सीएनसीपी बच्चे आते होंगे ना, तो कौन प्रोड्यूस करता है? Any person can produce. एनी पर्सन कैन प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है, एनीवन कैन प्रोड्यूस। वो कोई भी हो सकता है, वो पुलिस वाला भी हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का कोई स्टाफ भी हो सकता है, लेबर इंस्पेक्टर भी हो सकता है क्योंकि वो चाइल्ड लेबर की रेड करने जाते हैं, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। चाइल्ड लाइन जो काम कर रही है, जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1098, उसके पास अगर कोई कॉल आती है तो वो भी डायरेक्टली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर के पास बच्चे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, सोशल वर्कर, इनफैक्ट बच्चा अपने आप भी, अगर बच्चे को ये पता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या होती है, उन मेरे प्रोटेक्शन के लिए कानून बना है, तो बच्चा भी अपने आप को आपके सामने प्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी नर्सिंग होम, जैसे कई बार ऐसा होता है कोई अनवेड मदर होती है या किसी और कारणों से कई बार क्या होता है कि बच्चे को कोई नर्सिंग होम के पास या हॉस्पिटल के सामने रख जाते हैं, तो वो जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है, वो जो नर्सिंग होम का जो केयर टेकर है, वो भी आपके सामने प्रोड्यूस कर सकता है। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उनको पहले पुलिस के पास लेके जाना है और फिर सीडब्ल्यूसी के पास, वो भी आपको डायरेक्टली आपके पास प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये कहाँ पे मेंशन है? ये जो लिस्ट है ये सेक्शन 31 जो जे एक्ट है उसने प्रेस्क्राइब की गई है। अब जो भी आपके सामने प्रोड्यूस करता है बच्चे को, वो एक रिपोर्ट बनाता है ना, वो होता है फॉर्म नंबर 17। तो हम देखते हैं फॉर्म नंबर 17 क्या है। तो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन में एक ही है, जो भी आपके सामने जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सम्मुख अगर कोई बच्चे को प्रोड्यूस करता है तो वो फॉर्म नंबर 17 को फिल करता है। ठीक है, अब उसमें क्या आ गया? केस नंबर आ गया, कौन सी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भेजा गया, किस दिन वो प्रोड्यूस कर रहा है, टाइम ऑफ प्रोडक्शन किस समय प्रोड्यूस कर रहा है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब हम देखते हैं डिटेल्स क्या क्या होती हैं इस फॉर्म में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें समझना कि वो डिटेल्स क्या क्या दे रहे हैं, क्योंकि इसी फॉर्म के बेसिस में आपके बहुत सारे डिसीजंस डिपेंड होते हैं। तो जैसे कि पहला आ गया डिटेल्स ऑफ अ पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड, वो कौन सा पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है, वो पुलिस वाला कर रहा है या वो चाइल्ड लाइन का कोई एम्प्लॉय कर रहा है या आउटरीच वर्कर है या कोई गांव का सरपंच है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है। वो अपना नाम लिखेगा, एज लिखेगा, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो सरपंच है, वो चाइल्ड लाइन का स्टाफ है, वो जनरल सिटीजन है, वो मेंशन करेंगे। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है तो उसका नाम आएगा। फिर अब उस बच्चे के बारे में डिटेल होगी इस फॉर्म नंबर 17 के अंदर। वो डिटेल क्या होगी? जैसे इस बच्चे का क्या नाम है, अगर बच्चा अपना नाम बता रहा है, नहीं तो उसका सूडो नेम चलेगा, कोई एक नाम जो वो उसको दे देंगे, वो आएगा। बच्चे की एज, जैसा वो दिख कैसा रहा है, मतलब अगर बच्चा एज बता पा रहा है तो जो बच्चे ने बताया वो एज आएगी। अगर बच्चा एज नहीं बता पा रहा है तो वो दिखने में कितने उम्र का लगता है वो यहाँ पे आएगा। उसका सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है। आइडेंटिटी मार्क, क्या उसके बॉडी में कोई ऐसा आइडेंटिटी मार्क है, कोई आंख के पास कोई कट लगा हुआ है, नोज में कोई निशान है या और किसी तरीके का कोई मार्क है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन होगा। लैंग्वेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चा कौन सी लैंग्वेज, वो जो फॉर्म नंबर 17 में जो भी आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा है वो ये लिखेगा जरूर कि वो कौन सी लैंग्वेज कर रहा है। जैसे आप पंजाब के हैं, सपोज उत्तराखंड का कोई एक बच्चा आया, वो हिंदी नहीं जानता, वो पंजाबी नहीं जानता, वो क्या जानेगा, कुमाऊनी लैंग्वेज जानेगा। या साउथ का कोई बच्चा आया जिसको कन्नड़ आता है, तो वो वहां पे लिख देगा वो बच्चा क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। क्योंकि इस फॉर्म से आपको ये फायदा रहेगा कि ये देखने के लिए क्या उस बच्चे के साथ किसी ट्रांसलेटर की जरूरत है या नहीं है।
ठीक है, अगर आपको इस फॉर्म को देख के ही पता चल जाएगा तो आप उसके लिए जो ट्रांसलेटर अरेंज करने के आप उनको बोल सकते हैं डीसीपीओ को। फिर उसके बाद बच्चे के पेरेंट्स या गार्जियन का डिटेल अगर अवेलेबल है तो वो मेंशन होगा, जैसे उनका क्या नाम है, एज है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये अगर अवेलेबल है तो बताया जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके बारे में वो ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि वो बच्चा मिला कहाँ पे, कहाँ था, मतलब वेयर द चाइल्ड वाज फाउंड, क्या वो रेलवे स्टेशन में मिला था, क्या वो किसी बस स्टेशन में मिला था, हॉस्पिटल के सामने था, कहाँ था, तो वो यहाँ मेंशन होगा। फिर उसके बाद डिटेल ऑफ अ पर्सन विद हुम द चाइल्ड वाज फाउंड। अब वो जो पर्सन आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा है वो बच्चा किसके साथ पाया गया था, क्या वो बच्चा अकेला पाया गया था, तो इस पॉइंट का कोई यूज नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर बच्चा किसी के साथ देखा गया तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। अब किन सर्कमस्टांसेस में बच्चा पाया गया, 6 पॉइंट जो है, क्या वो रोता हुआ पाया गया था, क्या किसी बस के नीचे था या किसी कूड़ेदान में था, वो यहाँ पे मेंशन होगा। अगर बच्चे के साथ बच्चा विक्टिम है किसी चीज का, किसी अब्यूज का, किसी टॉर्चर का, किसी मॉलेस्टेशन का, तो वो जो एलिगेशन लगा रहा है किसी पर्सन के बारे में उसका जिक्र यहाँ पे आएगा। बच्चे की फिजिकल कंडीशन कैसी है, अगर बच्चा क्या फिजिकली वीक है या उसको फीवर आ रहा है या उसके साथ अगर कोई अब्यूज हुआ है, तो वो सारी सिचुएशंस जो होंगी वो यहाँ पे फिजिकल कंडीशन वाली जो पॉइंट्स होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे। इन्हीं फिजिकल कंडीशन के बेसिस पे आप उसको इमीडिएटली मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज सकते हैं। सपोज पुलिस लेके आई, एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर पुलिस लेके आ रही है और वो देख रही है उसकी बहुत चोट लगी है, दिन का समय, तो पुलिस पहले डायरेक्टली कहाँ लेके जाएगी, उसको हॉस्पिटल लेके जाएगी और आप लोगों को इन्फॉर्म करेगी, करेक्ट। लेकिन अगर कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, आपके कोई नोन पर्सन है, एकदम से पता चलता है, आपके पास लेके आए, तो फिजिकल कंडीशन लिखेंगी और आप उसके इमीडिएटली मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑर्डर आप पास करेंगे। फिर बच्चे के पास क्या बिलोंगिंग्स हैं ये सब लिखा जाएगा उसमें। अब जब ये अगर सीसीआई वाले के पास आया है, वो आपके पास लेके आ रहा है, तो वो डेट लिखेगा कि वो बच्चा किस दिन सीसीआई में आया, बच्चे का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसको जरूरत है या नहीं है इसके बारे में लिखा जाएगा। वेदर पुलिस हैज बीन इन्फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना है कि अगर पुलिस के अलावा कोई जना आपके पास बच्चे को लेके आता है तो क्या उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है या नहीं किया, ये यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर नहीं किया हुआ तो आप अपनी तरफ से पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और उस पर्सन के फिर यहाँ सिग्नेचर होंगे, बच्चे के भी होंगे और उस पर्सन के भी होंगे। तो ये तो है जब आपके सामने बच्चा प्रोड्यूस होता है। अगर कोई बच्चा 2 साल से कम का है, ठीक है, इफ द चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ 2 years और वो मेडिकली अनफिट है, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत हाई फीवर है, तो क्या होगा उस केस में आपके पास बच्चे को नहीं लाया जाएगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में वो बच्चे का पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, तो वो तो हॉस्पिटल में जाएगा। तो जो भी पुलिस का पर्सनल या जो भी जिस भी पर्सन को वो बच्चा मिला है, वो उस बच्चे का एक रिटन रिपोर्ट लिखेगा, उसमें उस बच्चे की फोटोग्राफ होगी और वो 24 घंटे के अंदर आपके सामने वो पेश कर देगा, मतलब वो रिपोर्ट और वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो और बच्चे की फोटोग्राफ। और बच्चा जब भी मेडिकली फिट होता है उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके बच्चा आपके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, जैसे अभी हमने सीएनसीपी की बात करी, प्लीज मुझे पहले ये बता दीजिए, मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं बोल रही? नहीं बोल रहे ना, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, पॉक्सो के केसेस जो होते हैं ना, तो 3 कैटेगरी के केसेस में बच्चा आपके सामने प्रोड्यूस होगा, ठीक है। पहला केस, जब जो बच्चे का अगर अब्यूज जो है वो उसके फैमिली मेंबर ने किया है, ऐसा कोई बच्चा होता है तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस होगा। दूसरा, अगर उस बच्चे का जो अब्यूज है, जो सेक्सुअल असॉल्ट है या अलग कुछ जो पॉक्सो के अंदर जो ऑफेंसेस हैं, अगर वो हुए हैं और वो सीसीआई में हुए हैं, ठीक है, तब आपके सामने प्रोड्यूस होगा। या तीसरी सिचुएशन क्या है, अगर बच्चा ऑर्फन एंड अबंडन है, अनाथ बच्चा है, बेघर बच्चा है, उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज करता है, तो वो बच्चा सीडब्ल्यूसी के सामने पेश होगा।
और सारी इन 3 सिचुएशन के अलावा अगर कोई बच्चा पुलिस को मिलता है, ऐसी रिपोर्ट होती है, तो वो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, आपके पास वो इंफॉर्मेशन भेज देंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो 3 कैटेगरी वाले बच्चे तो आपके सामने पेश होंगे और बाकी बच्चों की जो होगी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। ठीक है, अब इसी के साथ ये तो था कि कौन प्रोड्यूस करता है। अब प्रोड्यूस के साथ जेजे एक्ट के सेक्शन 32 में जो मैंडेटरी कर दिया है कि रिपोर्ट करना, किस केस में, जो बच्चा सेपरेटेड है अपने गार्जियन से। तो ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो ऑर्फन एंड अबंडन बच्चा है, ठीक है, उसका जो रिपोर्टिंग है वो मैंडेटरी करा हुआ है। वो कब है? 24 घंटे के अंदर जो बच्चा ऐसा अनाथ और बेघर देखा गया है उसके बारे में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ अपलोड होगी? ये ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल पे उसका डिटेल अपलोड होगा। और अगर कोई ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं करता है पुलिस को, CWC के पास, तो उसके लिए एक पनिशेबल ऑफेंस की तरफ से जेजे एक्ट में लिया गया है। उसका पनिशमेंट कितना है? जो जेल है 6 महीने तक का जेल और 10,000 रुपए या 10,000 रुपए फाइन, ये उसमें लगता है अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता है। कौन से बच्चों को? ऑर्फन एंड अबंडन बच्चों को। अब ये तो था प्रोडक्शन के बारे में। अब जब बच्चा आपके सामने प्रोड्यूस होता है तो आप क्या देखते हैं? जब बच्चा आपके सामने प्रोड्यूस होता है तो आप कौन कौन से ऑर्डर्स करते हैं? कोई बताएगा मुझे? जब बच्चा आपके सामने प्रोड्यूस होता है तो आप कौन कौन से ऑर्डर्स देते हैं? सुखदीप कौर मैम, थैंक यू। आप अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में ही बता सकते हैं, जब बच्चा आपके सामने प्रोड्यूस होता है तो आप कौन कौन से ऑर्डर्स देते हैं? जी बताइए, कोई बताना चाहेगा? जब बच्चा आपके सामने प्रोड्यूस होता है तो आप कौन कौन से ऑर्डर्स देते हैं? मतलब मेन ऑर्डर क्या होता है? फॉर्म नंबर 18 एंड फॉर्म नंबर 20 आई थिंक। ये क्या है सर? मैम एक तो रिस्टोरेशन टू एन इंस्टीट्यूट और एक हैंड अंडरटेकिंग बाय द गार्डियन, फिट पर्सन और फिट फैसिलिटी। परफेक्ट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आप 2 तरीके के डिसीजन देते हो ना। एक, या तो उस बच्चे को आप ये देखते हो उसको इंस्टीट्यूशन में भेजना है या फिर उसको उसके गार्जियन के पास देना है। यही 2 डिसीजंस आप लोग देते हो? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यही है, कमेटी बच्चे के साथ इंटरेक्शन करके अपने जो ऑर्डर्स देती है, या तो जैसे सर ने बताया फॉर्म नंबर 18, उसमें फॉर्म में क्या होता है कि वो CCI में जा रहा है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी प्रोसीजर के लिए जाता है उसका वो डिसीजन देती है, डायरेक्शन देती है। या फिर अगर वो पेरेंट्स के साथ रह सकता है या गार्जियन के साथ रह सकता है, गार्जियन नहीं है, होम में जगह नहीं है, तो किसी फिट पर्सन के पास भेजा जा सकता है। या फिर अगर उस बच्चे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, है ना, बच्चे को सपोज आपके पास एक ऐसा बच्चा आता है जो ऑर्फन अबंडन है और वो जो है वो ड्रग्स लेता है, उसको बहुत विड्रॉल हो रहे हैं, तो शायद उस केस में उसको CCI में भेजना उचित नहीं रहेगा। तो आप किस चीज का ऑर्डर दोगे? उसे किसी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में भेजने का ऑर्डर दोगे। तो वो ऑर्डर जो आप दोगे वो फॉर्म नंबर 19 में होगा। और वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को आप क्या डिक्लेयर करोगे? फिट फैसिलिटी। ठीक है, तो आप वहां पे बच्चे को दोगे और इनसे अंडरटेकिंग लोगे, जिसके पास भी भेजोगे। जैसे अगर पेरेंट्स के पास भेजा, ठीक है, पेरेंट्स के पास भेजा या आपने किसी साइकेट्रिक वार्ड में भेजा या किसी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में भेजा जहां आप बच्चे को भेज रहे हो, तो आप उनसे अंडरटेकिंग लोगे कि जितने भी टाइम तक बच्चा आपके साथ रहेगा वो आप उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। और बच्चे को अगर मेडिकल केयर की जरूरत है तो इमीडिएट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जैसे ज्यादातर सेक्सुअल अब्यूज के केसेस में या जहां आपको लग रहा है कि बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, जैसे कि सपोज अगर बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है या उसको बहुत कट्स के मार्क हैं, तो आप इमीडिएट मेडिकल एग्जामिनेशन का ऑर्डर भी आप लोग दोगे।
अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग अपना फाइनल ऑर्डर कितने समय में देते हो? जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो फाइनल ऑर्डर, जो उसकी इंक्वायरी है, वो कब तक खत्म करती है? फाइनल ऑर्डर कितने समय में भेजती है? जो हमारी आज ट्रेनिंग है ना, आज ट्रेनिंग के जो मैं पार्टिसिपेंट्स देख रही थी, 3 मुख्य दावेदार होते हैं जब हम सीएनसीपी बच्चों की बात करते हैं। जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो कौन है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। और जो बच्चों से डील करती है वो कौन है? काउंसलर। तो हमारे पास वो तीनों कैटेगरी के पार्टिसिपेंट्स आज हैं। तो बस आपको अनम्यूट करके बताना है। जो आपका फाइनल ऑर्डर होता है किसी भी बच्चे के लिए, जो सीएनसीपी बच्चा आपने डिक्लेयर किया, उसका जो फाइनल ऑर्डर होता है वो आप कितने समय में देते हैं? आप देते हैं? आप सभी देते हैं? आपका चुप रहने का मतलब ये है कि या तो मैं गलत बता रही हूँ या आप सुन नहीं रहे। जी, 4 मंथ, बिल्कुल सही मैम, 4 मंथ्स। क्या 4 मंथ्स में अगर नहीं हो पाता है तो वो डेडलाइन है 4 मंथ्स, उसके बाद एक्सीड नहीं होता है? क्या 4 मंथ का जो टाइम है वो डेडलाइन है? 4 मंथ में ही देना होता है, एक्सीड नहीं कर सकता है? 2 महीने एक्सीड कर सकते हैं मैडम। 2 महीने और कर सकते हैं ना। तो ओवरऑल आपके पास 6 मंथ्स का एक टाइम पीरियड है जिसमें आप बच्चे से जब आपके पास बच्चा फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ उसके विद इन, वैसे तो 4 मंथ ही है लेकिन उस 2 मंथ्स का और ग्रेस पीरियड दिया हुआ है, तो विद इन 6 मंथ्स आपको फाइनल ऑर्डर्स देने हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि आप में से सभी लोग फाइनल ऑर्डर आपका आप किस बेसिस पे देते हैं? जब आप फाइनल ऑर्डर देते हैं ना कि इस बच्चे को सपोज लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन के लिए किसी सीसीआई में भेजा, तो वो जो फाइनल ऑर्डर आपका 4 महीने या मैक्सिमम 6 मंथ्स में जो दिया जाता है, वो उसका बेसिस क्या होता है? आप कैसे उसके कंक्लूजन में आते हैं? उसका बेसिस मैडम एसआईआर होती है जो हम डीसीपीओ दफ्तर से मंगवाते हैं। क्या होती है सर, क्या तैयार होती है? एसआईआर जो उसकी सोशल, हाँ जी। करेक्ट। तो आपका जो सर ने बिल्कुल सही बोला, डॉक्टर परमिंदर सिंह सर ने, जो आपका डिसीजन होगा, जो आपका फाइनल ऑर्डर होगा, वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर बेसिस होगा ना। अब वो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसमें क्या क्या चीजें कवर होती होंगी, कोई मुझे बताएगा? सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसमें क्या क्या चीजें कवर होती होंगी? मैम उसके सोशल बैकग्राउंड, जैसे इकोनॉमिक उसकी सिचुएशन क्या है, उसके पेरेंट का क्या है, वो उस बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्ट कर भी सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही क्या है जी, उसका सोशल एनवायरनमेंट कि कोई बच्चा ये कोई माड़ी संगत में तो नहीं पड़ा हुआ, या इसको पढ़ने की इसकी कोई चांसेस हैं, ऐसे ऐसे। हाँ जी, यस मैम, अजन दास। एक सेकेंड, Excuse me, हाँ जी बताइए मैम। मैम इंडिविजुअल केयर प्लान होता है हर बच्चे का। हाँ जी, तो हर बच्चे का इंडिविजुअल केयर प्लान बनता है। हाँ जी। अब आप दोनों लोगों से, जो लोग मेरे को ये बता रहे हैं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक। तो इंडिविजुअल केयर प्लान कब बनता है? ये जैसे होम में प्रोड्यूस होता है उसके बाद में सोशल जो है वर्कर जी, जब बच्चा सीडब्ल्यूसी के पास आता है मैम। हाँ, अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। और कोई बताना चाहेगा इंडिविजुअल केयर प्लान कब बनता है और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कब बनती है?
और दोनों में डिफरेंस। 3 क्वेश्चंस हैं, लेट्स डिस्कस ना। अगर हम ये ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहे होते तब भी तो हम डिस्कस कर रहे होते ना, तो चलो आज डिस्कस करते हैं, यही चीजें क्लियर करते चले जाते हैं, ठीक है। मैडम एक इंडिविजुअल केयर प्लान तब भी बनता है जब किसी बच्चे को दोबारा पेरेंट्स के पास रिस्टोर कर देते हैं तो उसको एज अ फॉलोअप के तौर पर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप बताते जाइए, मैं ना आपकी कुछ कुछ चीजें लिख रही हूँ। अगर मैं ये ऑफलाइन ट्रेनिंग होता तो मैं व्हाइट बोर्ड में लिख रही होती, यहाँ पे मेरे पास मेरी एक डायरी लिखी है, ये देखिए। अब मैं इसमें कुछ कुछ लिखती चली जा रही हूँ जो आप लोग बोल रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चंस हैं। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कब बनती है, इंडिविजुअल केयर प्लान कब बनता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। हेलो। हाँ जी मैम बताइए। हाँ मैम, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब बच्चा घर में होता है। अच्छा। हाँ जी, तब बनती है। ओके, और? हाँ जी। और बताइए, और इंडिविजुअल केयर प्लान? मैम बच्चा होम में आ गया है, और बच्चा क्या करेगा, आगे क्या कर रहा है मैम, तब इंडिविजुअल उसका हर बच्चे का बनता है मैम। ठीक है, और कब कब बनता है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कब बनती है? क्या सोशल इन्वेस्टिगेशन, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ के इसको एक्सप्लेन करूं? नो नो मैम, नहीं ना, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये मेरे को भी अच्छा रहेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, पहले तो आप मुझे टाइमलाइन बताइए कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कब बनती है और इंडिविजुअल केयर प्लान कब बनता है। मैम ने बिल्कुल ठीक बोला, दोनों का डिफरेंस शायद मैम ने सही बताया कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब बच्चा बाहर कम्युनिटी में है, अपने पेरेंट्स के साथ है। इंडिविजुअल केयर प्लान बेसिकली जब बच्चा होम के अंदर में है। यही बताया ना मैम ने। ये बनता कब कब है? जब किसी बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी सोशल बैकग्राउंड को चेक करने के लिए सोशल वर्कर या अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द डीसीपी और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विद इन 15 days ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द CWC or either or when the order is made by the CWC. करेक्ट, बिल्कुल सही बोला मैम ने। मैं अब मैम की बात को मैम ने बहुत छोटे से मैं बताती चले जाती हूँ। जब बच्चे को CWC के सामने पेश करते हैं, ठीक है, तो जब बच्चा CWC के सामने पेश होता है उसके 15 दिन के अंदर में उसका क्या बनता है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये 15 दिन में तो बननी चाहिए, और इसी के बेसिस पे जो फाइनल ऑर्डर 4 मंथ्स में पास करना होता है CWC को, वो इसी के बेसिस पे होता है। ठीक है मैम, आपने सही कहा, इंडिविजुअल केयर प्लान भी उसमें मैटर करता है। लेकिन इंडिविजुअल केयर प्लान जो है ना, अगर आप देखोगे दोनों के नेम में डिफरेंस देखोगे तो यहाँ तो सोशल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मतलब वो किस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, ठीक है, उसका रिलेशन दूसरे लोगों के साथ, बच्चों के साथ, उसकी आदतों के बारे में पूछा जा रहा है। इंडिविजुअल केयर प्लान जिसे मैम ने बताया वो इंस्टीट्यूशन में है। इंस्टीट्यूशन में 14 दिन रहने के बाद, मतलब 14 दिन के बाद से इंडिविजुअल केयर प्लान बनना शुरू होता है। और जब वो इंडिविजुअल केयर प्लान बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर होती हैं, जैसे सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में अगर कुछ चीजें निकल के आई तो वो उसमें फिल इन होगी, केस हिस्ट्री बनी उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आई वो उसमें फिल इन होगी। ठीक है, तो अब हम जरा सा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखती कैसे होगी, कैसे बनती होगी, और वो जो कंपोनेंट की बात हम करना चाह रहे हैं वो क्या है। मेरे स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोगों को? हाँ मैम विजिबल है। हाँ, तो रूल 19 का सब रूल 8 में सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की बात की गई है, और ये कहाँ मैंडेटरी किया है कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो 15 डेज में सबमिट होनी चाहिए। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 36 और सब सेक्शन 2 में इसको मैंडेटरी कहा गया है। उसमें कहा गया है सोशल इन्वेस्टिगेशन शेल बी कंप्लीटेड, 15 दिन के अंदर में, मैंडेटरी है, शेल है इसमें कि वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और क्यों होनी चाहिए, जिससे कि उसको जो 4 महीने में CWC को वो जो ऑर्डर देना है उसको फाइनल ऑर्डर का जो बेसिस है वो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें मेन चीज क्या है। पहला कॉलम कौन भर रहा है, जैसे आप ही ऑर्डर दोगे सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का, और हर केस में सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होनी चाहिए।
ठीक है, हर केस में। तो वो कौन कर रहा है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कर रहा है, सोशल वर्कर कर रहा है, केस वर्कर कर रहा है, कौन कर रहा है उसमें यहाँ टिक हो जाएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उस बच्चे का नाम क्या है, एज क्या है, कास्ट, क्लास, रिलीजन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, परमानेंट एड्रेस। अब मैं कुछ कुछ इसमें आपको मेन चीज बताना चाहूंगी। जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं, वो है, देखिए, वेदर द चाइल्ड इज डिफरेंटली एबल्ड, पॉइंट नंबर 13, ठीक है। उसमें क्या है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, स्पीच इम्पेयर्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, मेंटल डिसेबिलिटी है, या अलग और किसी तरीके की उसके अंदर डिसेबिलिटी है, ठीक है, दिव्यांग अगर बच्चा है तो वो किस कैटेगरी का है। इससे क्या आपको फायदा होगा अगर ये सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में फिल हुआ होगा अच्छे तरीके से, तो आप ये देखोगे होम्स हैं, जो हमारे परविंदर सर अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो हमारे होम्स हैं, ठीक है, उन होम्स में अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो शायद ये वाले बच्चे को किसी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत जो होम्स बने होते हैं वहां भेजने की जरूरत है, शायद किसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भेजने की जरूरत पड़े, शायद ऐसे इंस्टीट्यूशन में भेजने की जरूरत पड़े जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड के ऊपर काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, ये फायदा है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का। फिर उसके बाद फैमिली डिटेल्स। अब देखिए, अगर फैमिली डिटेल्स में देखोगे सब चीज नॉर्मल चल रही है, ठीक है, नेम क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है बच्चे के साथ, क्या ऑक्यूपेशन है, हेल्थ स्टेटस क्या है, और हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है, ये है वहां पे। एक सेकेंड, तो इससे क्या देखने को मिलेगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, ये क्यों जरूरी है कि क्या अगर या उस बच्चे का या उसके पेरेंट्स का, बेसिकली ये पेरेंट्स का डिटेल है, फैमिली का डिटेल है, क्या उसकी फैमिली में ऐसा कोई हिस्ट्री है मेंटल इलनेस का जिससे कि बच्चे को एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो शायद बच्चे को वहां भेजना उसके हित में नहीं होगा फैमिली में, या कोई एडिक्शन में तो नहीं है। जैसे हमने अभी, अगर आपने देखा था जब हम सीएनसीपी की कैटेगरी में देख रहे थी, तो बच्चा, वो भी बच्चा सीएनसीपी है जो ऐसे लोगों के साथ रह रहा है जो उसको हार्म पहुंचा सकते हैं। सपोज उसके घर में उसका फादर, उसका ब्रदर बहुत कोई ड्रग एडिक्शन में है, तो बहुत सारा चांसेस है कि उस बच्चे का एब्यूज हो, और उसके मदर चाहती है कि वो बच्चा घर में ना रहे, तो उसे किसी एक इंस्टीट्यूशन में भेजने की जरूरत है। तो ये फैमिली डिटेल्स मतलब ये देखने के लिए या भरने के लिए नहीं होना चाहिए, इसमें से क्या निकल के आ रहा है वो समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, जो ये सीएनसीपी हमें कैटेगरी, ये कहीं भी उन बच्चों के लिए नहीं है, मतलब आप इसे कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि सीएनसीपी बच्चे वो बच्चे हैं जो लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल नहीं। एक हाई क्लास, एक अपर मिडिल क्लास वाला जो बच्चा है जो उस फैमिली में रहता है, वो सीएनसीपी हो सकता है ना, वो भी तो वो आपको देखना पड़ेगा जब आपकी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगर ऐसी आती है कि भाई जो मदर फादर का आपस में कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, आप देखोगे इसमें सबका साथ का दे रखा है, माँ बाप का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, फादर का बच्चे के साथ कैसा है, मदर का बच्चे के साथ क्या है, फादर का उस बच्चे के जो भाई बहन है उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, मदर का कैसा है, बच्चे का और सब रिलेटिव्स का। तो ये एक कहते हैं ना, मात्र टिक कर देना ही नहीं है, इससे एक हम कुछ एक एनालाइज कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से। इन्वेस्टिगेशन है, ये बताती है कि हाँ बच्चा किसी डिफिकल्टी में है, बच्चा शायद उस एटमॉस्फेयर में सेफ नहीं है, या बच्चा उस एटमॉस्फेयर में सेफ है, ये भी हो सकता है उस बच्चा उस एटमॉस्फेयर में सेफ है लेकिन पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो ये आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कह रहा है। अगर बच्चा मैरिड है, अच्छा, अब नेक्स्ट 17 पॉइंट तो उसका वो आएगा, अगर मैरिड है तो उसका डिटेल्स आएगा। फिर हिस्ट्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ऑफेंस,
कि किसी अपराध में उस फैमिली मेंबर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, वो किस तरीके का अपराध किया है, क्या उसमें बच्चे के ऊपर कोई टॉर्चर किया गया था या ऐसा कोई टॉर्चर हो जो बच्चे के ऊपर हुआ हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा उस वातावरण में सेफ है या उसको किसी और जगह भेजने की जरूरत है। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो आप देखो कितना डिटेलिंग है इस फॉर्म में, ठीक है। अगर बच्चा या अगर उसके पेरेंट्स या उसके भाई बहन किसी तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनका डिटेलिंग भी है इसमें, किस तरीके का क्राइम है, अभी उस केस का लीगल स्टेटस क्या चल रहा है, क्या इस केस में अरेस्ट हुआ था नहीं हुआ था, या अरेस्ट हुआ वो जेल में है तो कितने दिनों के लिए वो जेल में रहेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलता है कि सबसे सेफ जो प्लेस है बच्चे के लिए वो क्या है, वो उसका घर है, उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है। कोई ये बात नहीं हो सकती कि अगर बच्चे का पेरेंट्स जेल में है तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ सेफ नहीं है। फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक जेल में है शायद तब तक सेफ ना हो, जब जेल से बाहर आएंगे शायद बच्चा उनके साथ ज्यादा सेफ हो, ज्यादा उसकी केयर हो सके। तो वो कितने टाइम का कन्फाइनमेंट पीरियड है, मतलब कितने टाइम उस बच्चे को किसी दूसरे के पास रहने की आवश्यकता है, इससे हम ये डिटरमाइन करेंगे। क्या कोई पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट हमें क्या बताता है, आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोगों को केसेस का आइडिया होगा। किसी भी क्राइम में जो पनिशमेंट उसका सीवियरिटी बताता है, उसका एक्सटेंट बताता है कि उसने वो क्राइम किस हद तक जघन्य किया था। तो जितना बड़ा उसका वो होता है पनिशमेंट जो अवार्ड होता है, उसका मतलब उतना उसने वो अपराध जघन्य किया होता है। और जितना जघन्य अपराध करेगा बच्चे का उस पर्सन के साथ उस सिचुएशन में रहना उतना ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। उसके बाद प्रेजेंट लिविंग कंडीशन क्या है, जैसे मैंने आपको हमारे दिल्ली का बताया था, दिल्ली में एक एरिया था यमुना पुष्टा करके, तो वो एक स्लम एरिया था, वहां ड्रग एडिक्शन तो होता था, ड्रग्स का सप्लाई भी बहुत होता था और बहुत सारे के क्राइम का वो हब था। अब तो खैर उसको पूरा डिसमेंटल कर दिया, उन लोगों को रिलोकेट कर दिया गया है, लेकिन वहां पे वो जो फिजिकल कंडीशन है वहां पे अगर बच्चा रह रहा है तो वो दिखाता है कि ये बच्चा सीएनसीपी की कैटेगरी में गिना जाएगा। इसी के साथ अगर मैं आपको ये बताऊं, फिजिकल कंडीशन, एक फैमिली है, बहुत वेल टू डू फैमिली है, मैंने ये एग्जांपल आपको पहले भी दिया था, लेकिन पेरेंट्स बच्चे के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं रख रहे। वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो शाम को आ रहे हैं, टूर में जा रहे हैं, बच्चा अकेले रह रहा है, बच्चा ऑनलाइन जो अब्यूज है उसका विक्टिम हो रहा है। तो ये फिजिकल कंडीशन उस SIR रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए कि क्या वो चीज है कि ये बच्चा सीएनसीपी की कैटेगरी में गिना जाना चाहिए, ठीक है। तो वो तभी आप डिक्लेयर कर पाओगे जब वो स्पेसिफिकली डिटेल में यहाँ पे फिल हो। अब बच्चे की हैबिट्स हैं, बच्चे की हैबिट्स के बारे में इसमें बात की गई है, वो है क्या बच्चा सिगरेट पीता है या अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, जुआ खेल रहा है, भीख मांग रहा है, ठीक है। ये A और B कैटेगरी में, A कैटेगरी में उसकी नेगेटिव हैबिट्स की बात की गई है, B कैटेगरी में उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर बात की गई है। तो अगर आप देखोगे कि A जो कैटेगरी है वो बहुत ज्यादा है बच्चे के ऊपर, तो आपका डिसीजन क्या रहेगा, आपका फाइनल ऑर्डर उसके इंडिविजुअल केयर प्लान बनने के बाद क्या रहेगा कि इस बच्चे को किसी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेजना इसके हित में, इसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। इसको कहाँ भेजना इसके बेस्ट इंटरेस्ट में है, वो है इसके लिए कोई अगर किसी फिट इंस्टीट्यूशन में भेजा जाए, ठीक है, किसी फिट फैसिलिटी के पास भेजा जाए, तो वहां पे इसका ट्रीटमेंट और केयर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है SIR का। फिर ऐसा होता है कई बार बच्चों के अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती हैं, ठीक है, उनको ब्रश अप करने की जरूरत होती है। सपोज बच्चा कोई स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है, या निकल के आ रहा है कि भाई आपकी SIR में कि कुछ टाइम पहले तक ये इंटर स्कूल कंपटीशन का विनर रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि हाँ इसको ना कोई स्पेशल कोचिंग की जरूरत है। तो आप डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को ये बोलोगे कि कोई स्पेशल कोचिंग इस बच्चे को आप दिलवाने का प्रोविजन कराओ। वो DCPU क्या करेगा, वो इनके साथ और जो इंस्टीट्यूशन है जो इस तरीके की कोचिंग देते हैं उनके साथ नेटवर्किंग करेंगे और हो सके तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उस तरीके की कोचिंग दिलवाने की जो व्यवस्था वो लोग करेंगे। अब हमने उसकी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट की बात करी। अब उसका एजुकेशनल डिटेल्स है, भाई वो बच्चा इलिटरेट है या उसने 5वीं तक पढ़ाई कर रखी है, 7वीं तक पढ़ाई कर रखी है, तो कहाँ उसकी पढ़ाई रुकी, उसके बियॉन्ड उसको पढ़ाई का
उसको वो करना है। तो आपके ऑर्डर्स में ये होगा कि इसको आगे इसको पढ़ाई को कंटिन्यू कराना है। इसका अगर वोकेशनल ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है तो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवानी है। अब अगर बच्चे के टीचर्स का उसके प्रति क्या एटीट्यूड था, तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इसका अगर हम निचोड़ निकालेंगे, इसका एनालाइज करेंगे एसआईआर का, तो हमें बच्चे की पर्सनैलिटी पता चल जाएगी। एग्रेसिव बिहेवियर है, बच्चा बहुत ही पैसिव है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपनी चीजों को, टीचर्स का एटीट्यूड उसके लिए बहुत इग्नोरेंट था। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस कारण बच्चा सीएनसीपी की कैटेगरी में आया, जिस कारण बच्चा किसी क्राइम का विक्टिम बना, या जिस कारण बच्चा किसी क्राइम को कमिट करने के लिए वो करा गया। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इसी एसआईआर के इन्हीं पॉइंट्स में से होगा। तो जब आप एफआईआर रेफर करते हो या जो भी कोई बनाता है एफआईआर, उसको हर एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के एसआईआर बनानी चाहिए। अब इसमें एक और पॉइंट है, वो पॉइंट है कि बच्चा 45 पॉइंट नंबर है इसका, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। 45 जो इसका नंबर है वो ये बोलता है, देखिए 45 जो पॉइंट है वो बोलता है कि क्या बच्चा किसी तरीके का जो इस विक्टिम है, वो किसी ऑफेंस का विक्टिम है, क्या उसके साथ हुआ, अगर हुआ है तो वो किस तरीके का है, वो ऑफेंस किस तरीके का हुआ है, उसके साथ वर्बल अब्यूज हुआ है, ठीक है, वर्बल अब्यूज किसने किया, क्या उसका फिजिकल अब्यूज हुआ, बहुत मारा पिटाई हुई, क्या उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ, तो एसआईआर में लिख के आएगा कि हाँ हुआ, तो किसने किया, तो उसका डिटेल आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद और अगर कोई ऐसे कारण है या बच्चे के साथ कोई इल ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसके बारे में डिटेल में लिखा जाएगा। तो जब उस सारी आप बैकग्राउंड को देख लोगे तब आप ये एनालाइज कर पाओगे कि बच्चे की कंडीशन क्या है। आपको इस पूरे प्रोसेस से ये समझ में आएगा, जो अभी हमने बात करी थी कि आप 2 तरीके के डिसीजन देते हैं। हमने कहा था ना, आपके जो ऑर्डर्स होते हैं बेसिकली वो 2 तरीके के होते हैं। मैं आपको उसी स्लाइड में लेके आती हूँ। मेरी स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? यस मैम, फुल स्क्रीन करना पड़ेगा बस। हाँ, फुल स्क्रीन कर देती हूँ। अब हो गया। तो जैसे आपने कहा कि सीसीआई, आपका 2 डायरेक्शंस आप देते हो, एक बच्चे को या तो सीसीआई में भेजना है या पेरेंट एंड गार्जियन के। तो आप इस डिसीजन में कब आ पाओगे? आप इस डिसीजन में वो जो एसआईआर अगर सही बनी है, वो एसआईआर अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं, आप तभी उस डिसीजन में आ पाओगे उस बच्चे के साथ क्या करना है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट उसमें जाते हैं। ये कंपोजिशन है, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत है, आप सभी को पता है। सेक्शन 27 में सीडब्ल्यूसी के फॉर्मेशन की बात की गई है। उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए। एक बच्चा किसी सिंगल मेंबर के सामने भी प्रोड्यूस हो सकता है और कमेटी भी बच्चों के पास जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे को ही कमेटी के सामने पेश होना है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे बच्चे को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता कमेटी के सामने, तो कमेटी भी बच्चे के पास जाके मिलती है। जैसे कि दिल्ली में मैं आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है, जब चाइल्ड लेबर की रेड होती है ना, तो उसमें सीडब्ल्यूसी भी जाता है उस रेड में, कि भाई इतना टाइम वेस्ट ना हो कि वो बच्चा सीडब्ल्यूसी कहाँ बैठ रही है उसके पास है, तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स भी उस रेड एंड रेस्क्यू का पार्ट होते हैं। और जो आप सभी को पता होगा, जो चेयरपर्सन है वो रोस्टर बनाता है। एक मेंबर हमेशा अवेलेबल होता है कमेटी का, जिसके सामने बच्चा पेश हो। अब पावर एंड फंक्शंस क्या हैं? तो सेक्शन 27 और 29 जो है जेजे एक्ट का, वो सीडब्ल्यूसी की पावर्स की बात करता है। वो ये कहता है, कोई जो ये कमेटी है ना पूरा, ये एक बेंच की तरह काम करती है। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर है इस कमेटी के पास एज अ बेंच, किसी एक पर्सन के पास नहीं है। ठीक है, ये पूरा कमेटी मतलब 5 लोगों का ये जो ग्रुप है, ये मिलके एक बेंच के रूप में काम करता है। ठीक है, फिर ये कौन से, आप सभी को पता है, आप जो CWC के लोग हैं, वो जितने भी CNCP के बच्चे होते हैं उनके रिहेबिलिटेशन, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं। CWC का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी है वो कौन है? वो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अगर CWC के डिसीजन
में कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो लोग कहाँ जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। मैं अपनी बात सुना सकता हूँ इसको। जी सर, कोई कुछ बोलना चाहता है? वो फिर अपने आप लगता। आशुतोष, एक चैट बॉक्स में भी कुछ वो आए हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। कोई कुछ बोल रहा में तो कुछ नहीं आया। कंचन जी का बस था कि जब बच्चे को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करते हैं तो वो पुराना है। अच्छा, अभी मुझे समझ नहीं, ठीक है, तो मैं अभी ठीक चल रही हूँ ना? अभी तक क्लियर है आप सभी लोगों को? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा अभी तक क्लियर है? एक सेकेंड। हेलो हेलो, टीवी ऑन है, टीवी चल रहा है। एक सेकेंड। यस, क्लियर है। नहीं, मेरा वही चल रहा है। अच्छा, मैं चल रही हूँ मैं, ठीक है, ओके। अच्छा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरा फोन आ गया था क्योंकि एक हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है वो भी 11:30 तक आ जाएंगे। तो और उसके फंक्शंस क्या हैं, हम सीडब्ल्यूसी के और फंक्शंस की बात करते हैं। प्रोमिला मैम, आपने अनम्यूट कर रखा है, आप कुछ कहना चाहते हो? मैम आपने पूछा था क्लियर है, मैं ये कहना था कि क्लियर है बिल्कुल आपका। थैंक यू। यू आर वेरी मच आर्टिकुलेट एंड क्लियर इन योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, हम मैं रचिता जी से कहूंगी, जब हमारे नेक्स्ट स्पीकर आए, हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी, एडिशनल मेंबर सेक्रेटरी SLSA के, जो कंपनसेशन के ऊपर बात करेंगे, जब वो आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। हम फर्स्ट सेशन को ही अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, आपके जो CWC है, हाँ CWC है, उनके और जो फंक्शंस हैं उसमें वो क्या है, आप लोग उसकी इंक्वायरी भी कंडक्ट करते हो कि किसी पर्सन को फिट डिक्लेयर करना है। देखिए, फिट पर्सन और फिट फैसिलिटी जो है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार क्या होते हैं, होम्स नहीं होते या होम्स ओवर क्राउडेड होते हैं, तो या फिर बच्चे को कोई स्पेशल नीड होती है जिसके लिए उसको फिट इंस्टीट्यूशन में भेजने की जरूरत होती है, या फॉर अ टाइम बीइंग थोड़े दिनों के लिए उसको किसी फिट पर्सन, कोई जरूरी नहीं हर बच्चे को आप CCI में भेजें, किसी फिट पर्सन के पास भेजें। तो उसकी जो इंक्वायरी है, किस पर्सन को फिट डिक्लेयर आप करोगे, उसकी इंक्वायरी भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एक फंक्शन है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है, आप सभी लोगों को पता है कि बच्चों को जो फोस्टर केयर में देना है, उनका जो डायरेक्शन है, उसका जो ऑर्डर है, वो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देती है। हर एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का 2 इंस्पेक्शन विजिट्स करती हैं। और जो सरेंडर की, अभी जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, CNCP कौन बच्चे हैं जो सरेंडर, एक सर ने बताया था जिनके पेरेंट्स उन्हें सरेंडर कर देते हैं, तो वो जो सरेंडर डीड है उसको जो सर्टिफाइड करता है, उसकी जो पावर है वो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास है। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और क्या करता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो ऑर्डर्स तो पास करता है कि बच्चे को कहाँ भेजना है। इसी के साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी किसी भी बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री जो डिक्लेयर करता है, उसकी जो पावर है वो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास है। अगर जैसे मैंने आपको बताया था, एक तीसरी कैटेगरी के बच्चे भी होते हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले हैं, मतलब उनका मैटर चल रहा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, लेकिन उनकी सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने ये बोला कि भाई ये बच्चा को देखरेख वाला भी था, इसकी सिचुएशन ऐसी प्रॉमिसिंग नहीं थी, तो वो बच्चे को आपके पास रेफर कर देगा। तो आपको वो जो CCL बच्चा है जो CNCP की कैटेगरी में भी है, उसका केस भी आप ही लोगों को डील करना है। इसी के साथ जो पॉक्सो के अंडर जो सेक्सुअल अब्यूज के जो विक्टिम है बच्चे, उनके जो रिहेबिलिटेशन का काम जो है, उनका जो डिसीजन है, वो भी आप लोगों ने लेना है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया, चाइल्ड लेबर के रेड में आप लोग कोऑर्डिनेट करोगे। जो अगर CCI में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में अगर कोई अब्यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी इंक्वायरी कौन करेगा, वो कमेटी करेगी, ठीक है, और पुलिस के साथ मिलके उनको डायरेक्शंस देगी। अगर बच्चे को कोई फ्री लीगल एड चाहिए तो उसमें भी कमेटी उनको हेल्प करेगी। अब एक बात आई थी सरेंडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। सरेंडर का क्या मतलब होता है, हमने अपने, जब हम सरेंडर कहते हैं तो आप क्या समझते हैं, क्या होता है सरेंडर का मतलब? सरेंडर ऑफ अ चाइल्ड जब हम कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? मैम, वो पेरेंट जो बच्चे की केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं कर सकते,
तो विलिंगली वो बच्चे नू कमेटी नू देना चाहते ने कि असी ये बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते, कृपा करके बच्चे नू तुसी साडे कोल लै लो पेरेंट प्रोटैक्शन लई। बिल्कुल सही। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 2 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 60 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 60 दिन ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। बिल्कुल सही है। ਤਾਂ ਕਿ वो फिर इस गल ਤੇ ਬਰੂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਫਾਈਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ बिल्कुल सही जी, उन्होंने CWC को कह दिया जी हम नहीं रखना चाहते बच्चे को। हाँ और जी, हाँ इसको जी, हाँ और रिफाइंड तरीके से कैसे समझोगी? सरेंडर करने का क्या मतलब होता है? सरेंडर कर कोई अपने बच्चे को करे तो उसका क्या मतलब है? मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती, मैंने आपको दे दिया। मैम उसका ये मतलब है कि उसके बाद उन पेरेंट्स का उस बच्चे पर कोई राइट नहीं होगा, राइट नहीं रहता, और वो परमानेंटली उनसे सीवर हो जाएगा, एक्सेप्टिंग दैट क्लॉज के उनको रीथिंकिंग विद इन दी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है कि वापस ले सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद उसका कोई राइट नहीं रहेगा उस बच्चे पर। बिल्कुल परफेक्ट, जगरूप सर ने बिल्कुल ठीक बोला। सरेंडर करने का मतलब ये होता है, हमने CWC को तो दिया, जैसे भजनदास सर ने बोला बिल्कुल से CWC को दिया, लेकिन जो लीगल राइट है ना बच्चे का, मेरे बच्चे का जैसे मेरे ऊपर होता है, वो लीगल राइट को हम सरेंडर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा उस बच्चे के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। अगर उस बच्चे को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं बीइंग उसकी मदर या उसका फादर उसके उन बेनिफिट्स को अवेल कर सकूं। ठीक है, तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं होगा, मतलब मैं अपने लीगल राइट बच्चे के ऊपर जो है उनको सरेंडर कर रही हूँ। बेसिकली यही है, मैं बच्चे को सरेंडर नहीं करी, मैं अपने लीगल राइट्स को सरेंडर कर रही हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो कोई भी अगर पेरेंट्स ऐसे करना चाहते हैं तो वो एक एप्लीकेशन देंगे फॉर्म नंबर 23 में। फिर अगर कमेटी को लगता है अगर लीगल एड की जरूरत है तो वो दिलाएंगे। जैसे सर ने कहा, देखिए सरेंडर करना ना कोई आसान बात नहीं है और नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे कहें, आपने बच्चा पैदा किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोशिश क्या होनी चाहिए, पेरेंट्स को समझाओ। कई बार क्या होता है, आजकल आप देख ही होंगे, आजकल बहुत ही छोटी छोटी बातों में पेरेंट्स लड़ाई करने लग जाते हैं, घर का माहौल खराब होता है और उसका विक्टिम कौन बनता है, बच्चा बनता है। ठीक है, वो कहेंगे जी हमें तो रखना ही नहीं इस बच्चे को, ना मैं रखना चाहती हूँ, माँ आजाद रहना चाहती है, पिता आजाद रहना चाहता है, बच्चे को रखना ही नहीं चाहते, कह देंगे जी सरेंडर करो। वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन पेरेंट्स की काउंसलिंग कराई जाए। वो आपके पास ना बहुत वेग में आते हैं, मतलब वो जो गुस्से का पीरियड है ना, वो काफी लंबा चल गया होता है, कहते हैं हमें नहीं रहना, ना मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, ना इनके बच्चों के साथ रहना है। तो उस टाइम उनका काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ही वो 2 महीने का टाइम, जो 60 दिन का टाइम अजयदास सर कह रहे थे, वो दिया जाता है कि वो रीथिंक करे कि एक बार आपने सरेंडर कर दिया फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते। तो वो उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना उस पीरियड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, कई बार जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स उनको नहीं रखना चाहते। वो कहते हैं कि ये ओवर, मतलब ये एडिशनल बर्डन है उनके ऊपर। वर्किंग पेरेंट्स हैं, कहेंगे जी हम नहीं रखना चाहते, हमसे नहीं हो सकता। तो उन्हें समझाना जरूरी है, उनकी वो जो काउंसलिंग है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको बेनिफिट्स बताने बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ कोई स्पेशल नीड चाइल्ड है तो वो आपके ऊपर बर्डन नहीं है, वो आपका सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये जो काउंसलिंग है और 2 महीने का टाइम है वो आपको उनको देना चाहिए, और उसके बाद फिर उनका जो सरेंडरिंग का प्रोसेस वो है इनिशिएट हो जाएगा। तो अगर 6 साल से कम का बच्चा है जिसको सरेंडर किया जा रहा है, उसको नहीं उसके पेरेंट्स रखना चाहते और सरेंडर का प्रोसेस है अभी 6 साल से कम का है, तो उसको आप सभी लोग जानते हैं 6 साल से कम के बच्चों को हम कहाँ रखते हैं, हम स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में रखते हैं। ठीक है, तो अगर उसका सरेंडर का प्रोसेस ही चल रहा है, 2 महीने का कंसिडरेशन प्री कंसिडरेशन का पीरियड चल रहा है, पेरेंट्स रखना ही नहीं चाहते अभी उन 2 महीने में भी, कहते हम नहीं रखना रह सकते, तो आपको उसको सामे भेज दीजिए, नहीं तो फिट पर्सन के पास भी आप भेज सकते हैं। और अगर 6 साल से ऊपर का है तो उसको आप चिल्ड्रन होम में भेज सकते हैं। एक और चीज है सरेंडर में, जो सरेंडर अगर पेरेंट करते हैं तो उनकी अगेंस्ट में कोई भी FIR नहीं लिखी जाएगी। जो भी पेरेंट अगर सरेंडर कर रहे हैं बच्चे को तो कोई भी FIR उनके अगेंस्ट में नहीं लिखी जाएगी। इसी के साथ हमने हमारा एक पार्ट जो है वो कंप्लीट करा है। थैंक यू सो मच संगीता जी।
अब ऑर्फन अबंडन केस में आप सभी को पता है कि कमेटी पूरे कोशिश ये करती है कि उसके पेरेंट्स को ट्रेस किया जाए। डेजिग्नेटेड पोर्टल पे, ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल पे उसका डिटेल होता है। जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, नेशनल न्यूज़पेपर और जो स्टेट न्यूज़पेपर है, उसमें जिस दिन बच्चा रिसीव हुआ उसके 3 दिन के अंतर्गत उसका जो फोटोग्राफ और डिटेल्स है वो न्यूज़पेपर में आता है। अगर बच्चा नहीं मिलता है तो फिर उसको ऑर्फन और अबंडन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अगर कोई पेरेंट अगर बच्चे को अबंडन कर रहा है तो उस पेरेंट्स के अगेंस्ट में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। और उसके बाद अनट्रेसेबल रिपोर्ट जो है, पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, उसकी अनट्रेसेबल रिपोर्ट जो है पुलिस प्रोवाइड करते हैं। इन केस द पुलिस, अगर पुलिस ने 2 महीने या 4 महीने, 2 से 4 महीने के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी तो ये समझ लिया जाता है कि वो पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। मैंने पूछा था आप लोगों से, मैं दोबारा पूछती हूँ, आप लोगों ने मुझे करेक्ट नहीं किया था। जो CWC है वो अपना फाइनल ऑर्डर कितने टाइम में देती है? क्या टाइम पीरियड है बताइए? कोई भी अनम्यूट करके, मैम जो मैम बोल रही है हम आपकी सारी पर्सनल बातें सुन लेंगे अगर आपने म्यूट नहीं किया तो। थैंक यू, थैंक यू। अब आप बताइए CWC अपना ऑर्डर कितने उसका टाइम ड्यूरेशन है फाइनल ऑर्डर पास करने का? ठीक है, बस कोई तो डिस्कशन चल रहा है बहुत जोरों शोरों में, और वो ऐसा चल रहा है कि मेरा टोकना भी उनको नहीं सुनाई दे रहा है। बताइए, आप मेरी बात सुन रहे हैं? अभी हम सेशन में हैं, मुझे 43 पार्टिसिपेंट्स तो दिख भी रहे हैं। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैंने पहले भी बोला था, CWC कितने टाइम के अंतर्गत अपना फाइनल ऑर्डर पास करती है किसी बच्चे को लेके? क्या टाइम? 4 months। Within 4 months production of the child before the child welfare committee। हाँ, तो 4 महीने के अंतर में उनको अपना फाइनल ऑर्डर देना होता है। शायद चैट बॉक्स में भी कोई लिख रहा है, तो वो 4 महीने का ही पीरियड है। ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि जो बियॉन्ड का था ना, जो अभी मैं 4+2 महीने बोल रही थी, वो CCL के केस में था, इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के केस में। ठीक है, उनके केस में था कि अगर 4 महीने तक में आप अपना वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो पाती तो 2 महीने और बढ़ जाता है उस टाइम पे है, और पेटी ऑफेंस में वही 2 महीने का पीरियड के बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जो अपना ऑर्डर पास करना है वो 4 months में ही करना है। ठीक है, 4 months के बियॉन्ड नहीं करना। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्विक फायर, वो ये है कि SIR रिपोर्ट कब बनती है, कितने टाइम के अंदर? फास्ट बताइएगा, जल्दी जल्दी। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट within 15 days of giving the order to the DCPU, that must be produced before the CWC। अच्छा, within 15 days of the order given to DCPU। और भी बताइए कोई? चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं, मुझे यहाँ चैट बॉक्स दिख नहीं रहा, इसलिए मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं वो पढ़ नहीं। अच्छा, दिख गया 15। 15 क्या बताइए? 15 days ऑफ व्हाट? 15 days तो है, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, लेकिन 15 दिन, 15 दिन 15 days ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन बिफोर द CWC। जब बच्चा CWC के सामने पहली बार प्रोड्यूस होता है ना, उसके 15 दिन के अंतर्गत में SIR रिपोर्ट सबमिट होती है। अच्छा, आप बताइए, इंडिविजुअल केयर प्लान कब से बनना शुरू होता है? बताइए बताइए, बहुत आसान है ये सब, आप करते हैं। रिपोर्ट ऑफ सोशल इंक्वायरी। हाँ जी मैम, जो CCI से जो रेफर कर देता है ना CWC वाला। बिल्कुल सही है, मैंने कहा कि कब से बनना शुरू होता है ICP? जब बच्चा 14 दिन के बाद मैडम, 14 दिन के बाद, आफ्टर कंप्लीशन 14 डेज, बिल्कुल सही बोला, 14 डेज इन CCI। परफेक्ट, ठीक है। आफ्टर, विद इन नहीं, आफ्टर 14 डेज, 14 दिन के बाद। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज आता है कि अगर 2 साल से कम का बच्चा है जिसके माता पिता का पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो उसके
जो उसको अगर लीगली फ्री करना है एडॉप्शन, ठीक है, तो वो कितने दिनों में आप कंप्लीट करोगे उसकी इंक्वायरी? अगर 2 साल से कम का बच्चा है, ऑर्फन और एबंडेंट बच्चा है, तो ये इंक्वायरी आप उसको लीगली फ्री करने का जो टाइमलाइन है वो क्या है? विद इन 2 मंथ्स। अगर 2 साल से, ठीक है, जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਬਟਾਲੇ वाले हुए। और अगर 2 साल से ज्यादा का है तो 4 महीने के अंदर में आपको उसको लीगली फ्री करना है। मतलब आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, आप उसको लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन डिक्लेयर कर दोगे। अब अगर मैं आपको इस बोलूं कि क्यों डिफरेंस है 2 महीने और 4 महीने का, 2 साल से कम को तो 2 महीने कह दिया और 2 साल से ऊपर को 4 महीने, ऐसा क्यों? कोई लॉजिक आपको समझ में आता है? इंटरेस्ट तो नहीं चला गया ना अभी सेशन में से? सेशन में ही है सभी लोग? हाँ जी हाँ जी मैडम। यस मैम। अच्छा, तो आप मुझे बताइए तो अब बताइए कि क्या क्यों होगा कि 2 महीने और 4 महीने का डिफरेंस? 2 साल से कम को तो 2 महीने में कंप्लीट करना है इंक्वायरी और उसको लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन करना है, और जो 2 साल से ऊपर है उसको 4 महीने में। तो ये 2 और 4 महीने का डिफरेंस क्यों है? मैं बताती हूँ। 2 साल से कम का बच्चा, अगर आप एडॉप्शन का भी देखते होंगे ना, जो एडॉप्शन रेट है ना वो छोटे बच्चों का बहुत ज्यादा हाई है। हमेशा ज्यादातर लोग क्या है, 1 साल या 2 साल तक के बच्चों को अडॉप्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इनफैक्ट कुछ महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का। तो जितना जल्दी इंक्वायरी कंप्लीट होगा उतना जल्दी वो बच्चा एक फैमिली मिल जाएगी। सिर्फ ये एक लॉजिक है। और ऐसे ही 2 साल से ऊपर वालों के लिए जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है इंक्वायरी कंप्लीट करने का, वो टाइम रखा गया है। एक सेकेंड मुझे बस, हाँ ओके। अब जैसे कि आप लोगों को सभी पता है, अब इन CNCP बच्चों से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। वो इंस्टीट्यूशन क्या है? चिल्ड्रन होम है, जो लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन के लिए है, जिसमें 6 इयर्स एंड अबव, 6 to 18 इयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको रखा जाता है। स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी आप सभी को पता है, जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है। और सभी इंस्टीट्यूशंस को JJ एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होना जरूरी है। उनका जो मॉनिटरिंग है वो है वो CWC और इंस्पेक्शन कमेटी करते हैं, जो महीने में 2 इंस्पेक्शन विजिट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को करने होते हैं। और अगर कोई होम में एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का, तो उसकी इंक्वायरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करती है। तो अभी CNCP से रिलेटेड जितने भी ये हैं चीजें, ये कवर हो चुकी हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम अभी ले सकते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चंस अगर कोई हो तो हम ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जब तक आप अपना क्वेश्चन तैयार करोगे। ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हम एक वर्ड कहते हैं CNCP के लिए, तो इसमें कौन कौन से होम आते हैं? कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं? बहुत ही जेनरिक सा है ये, बहुत ही जेनरिक, आप सभी को पता है। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 21 जो JJ एक्ट का बोलता है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, वो 5-6 इंस्टीट्यूशन की बात करता है, इनफैक्ट 7 इंस्टीट्यूशन की। वो कौन कौन से हैं अगर हम सारे का देखें? चिल्ड्रन होम, ओपन शेल्टर, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और फिट फैसिलिटी। जो फिट फैसिलिटी है वो भी एक तरीके का चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। फिट फैसिलिटी को रिकॉग्निशन की जरूरत होती है, उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है। उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, उसको रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। CNCP से रिलेटेड कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं? अच्छा, एक आप ही से रिलेटेड, जो CW से रिलेटेड एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सर्विसेज में आऊं। क्या कितने आपने केसेस डिस्पोज ऑफ किए, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कहीं सबमिट करनी पड़ती है? बिल्कुल सन्नाटा हो गया हमारे ग्रुप में, अभी तो हम इतनी बातें कर रहे थे। तो आप लोगों को क्वार्टरली रिपोर्ट 16 में
अंडर रूल 17 सब क्लास 5 के अंदर जितने भी डिस्पोज ऑफ पेडेंसी ऑफ केसेस है उसकी इंफॉर्मेशन डीसी को क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग से रिलेटेड देनी पड़ती है। हाँ, तो ये जो आपने बताया ना मैम, ये है सेक्शन 36 का 4, ठीक है। इंक्वायरी की जहां बात आती है वहां पे क्या है, जो कमिटी है उसको अपना एक क्वार्टरली रिपोर्ट कि उसने जो केसेस का डिस्पोज ऑफ किया उनका नेचर क्या था, किस तरीके के केसेस का डिस्पोज ऑफ किया, वो डिस्ट्रिक्ट जो मैजिस्ट्रेट है या उसके पास कितने केसेस पेंडिंग है, इसका जो स्टेटस रिपोर्ट, क्वार्टरली स्टेटस रिपोर्ट, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट करनी होती है, ठीक है। ओके तो यहाँ ना सीएनसीपी का एक जो हमारा ये कंप्लीट हुआ, एक मैं आपको 2-3 चीजें और बता देती हूँ। वैसे जैसे ओपन शेल्टर है, ओपन शेल्टर आप सभी को पता है, पंजाब में है भी ओपन शेल्टर, जैसे रैन बसेरा बड़ों के लिए होता है, बच्चों के लिए ओपन शेल्टर होता है। ये कम्युनिटी बेस्ड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज होती हैं, शॉर्ट टर्म केयर के लिए दी जाती हैं, ठीक है। इसमें इनके खाने का, रहने का, बाथरूम का, टॉयलेट्स का, कोई भी बच्चा ओपन शेल्टर में जो एडमिशन है वो डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ओपन शेल्टर का जो बच्चों का इंफॉर्मेशन है, मतलब कितने बच्चे, मंथली इंफॉर्मेशन, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे हैं या चले गए, उसका जो मंथली इंफॉर्मेशन है वो ओपन शेल्टर का इंचार्ज जो है वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को प्रोवाइड करता है। अगर किसी बच्चे को कोई शॉर्ट टर्म केयर की जरूरत होती है तो वो भी बच्चा जो ओपन शेल्टर वाला है वो कमेटी के पास रेफर कर सकता है। अच्छा, ओपन शेल्टर कैसा है ना, जैसे रैन बसेरा है, कोई बच्चा आ रहा है जा रहा है, अगर कोई बच्चा लगातार 4-5 दिन से या 10 दिन से लगातार ओपन शेल्टर में आ रहा है तो सीडब्ल्यूसी को ये डिसीजन लेना होगा कि क्या उसको किसी लॉन्ग टर्म केयर की जरूरत है, क्या उसको किसी होम में तो नहीं भेजना है, तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा उस केस को,